हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आपने अपने हिंदी की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रही होगी। तो अभी इस हिंदी की प्रिपरेशन को एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाएंगे। अभी हम लोग करेंगे हिंदी का लास्ट मिनट क्वेश्चंस। मतलब क्या होता है भैया कि एक बार सारे सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे, जिससे कि आपकी हिंदी एकदम से अच्छे से हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी देख लेना, 2x पर देख लेना, पर सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, जिससे कि तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओ। और देखो, हिंदी की थोड़ी सी एक लास्ट मिनट टिप्स दे देता हूं, ज्यादा कुछ भी नहीं है हिंदी के अंदर। इंग्लिश से भी आसान पेपर आएगा। सबसे पहली बात, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आएगा। जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है। फिर सेकंड बात कि भैया अभी है ना, हिंदी के अंदर है ना, हमें ना अच्छे से लिखना नहीं आ रहा। तो देखो, जो आप है ना अपने दिमाग से सोच करके मन से लिखना, बुक वाली लैंग्वेज मत लिखना, मन से लिखना। और जो कुछ कीवर्ड्स जैसे कि अभी आप पढ़ोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस पढ़ना आप, रेदर देन कि कोई नई चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ना, जिससे कि आपको पता लगेगा कि किस तरीके से लिखना है। और ग्रामर को सही ढंग से अटेम्प्ट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर के नंबर यहां पर तो कुछ भी नहीं करना है। ग्रामर की वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के ग्रामर एक बार में खत्म कर सकते हो। राइटिंग का भी लिंक दे रहा हूं, दोनों जाकर के देख लो। अब बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट भाई, बहुत ही इजी पेपर हो गया, टेंशन ना लो, अब ये क्वेश्चंस कर लो बस। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा कि सीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा। तो इसके अंदर क्या है, इसको आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी आपने पढ़ ही रखा है तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। नहीं साहब वो लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या है कि वो हालदार साहब से बात कर रहा है, और यहां पर हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब को वो बताता है पान वाला, तो उससे रिलेटेड इंसिडेंट, तो ये आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है, कि देशभक्त कौन है। यहां पर तो देशभक्त हम कहेंगे कि यहां पर हालदार साहब को कहा गया है, कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया है, सामान्य आदमी को कहा गया है, या फिर लेखक को कहा गया है। तो यहां पर ध्यान से जब आप देखोगे तो इसके अंदर कैप्टन चश्मे वाले को यहां पर कहा गया है, तो इसे लिखा ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट होने वाला है। फिर इसके बाद में आता है इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी। उसने जब बोला ना कि क्या भाई क्या जाएगा वो फौज में, वो तो लंगड़ा है लंगड़ा, तो ये जो बात है ना, ये उनको चुभ गई। तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा कि मूर्ति बनाने वाले का अपमान, हालदार साहब पर हंसना, मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी करना, या फिर एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो इसीलिए यहां पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, घ ऑप्शन हो जाएगा कि एक देशभक्त का उसने मजाक उड़ाया था। उसने ये कह दिया था कि क्या जाएगा वो फौज में, वो लंगड़ा है। तो और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि चश्मे वाले एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था, कि वो जो चश्मे वाला था वो एक उसके सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था। तो इसके पीछे का आंसर होगा कि उसे अपनी दुकान नहीं थी, तो उसका अपनी खुद की दुकान नहीं थी, इसीलिए वो टिकाता था। तो यहां पर आप इमेजिन कर लिया करो। देखो, हिंदी जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कि आप है ना इमेजिन कर सकते हो स्टोरी को। ठीक है, मैं तो क्या करता था कि जैसे कि अभी मैंने ना ये सुना ना, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि ये एक ऐसे पान की दुकान होगी, उसके ऊपर इधर ये हालदार साहब खड़े होंगे, इधर से वो जो हमारा कैप्टन है चश्मे वाला वो आ रहा होगा। तो मैंने इसको इमेजिन कर लिया, तो इससे क्या होगा कि मैं इसको अच्छे से लंबे टाइम के लिए याद रख पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। ये शॉप हो गई पान की, इस तरीके से आप अब इसके बाद में आता है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे, कि वो क्या जानना चाहते थे कि उस कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। तो यहां पर जो हालदार साहब थे वो यह जानना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, कि इसको कैप्टन क्यों कहा जाता है, कि ये तो फौज में भी नहीं था फिर भी कैप्टन क्यों कहा जाता है। जैसे कि आप अगर गांव से हो, आपने भी गांव में देखा होगा कि गांव के अंदर अगर कोई मान लो कि फौज के अंदर जाता है आर्मी में, ठीक है, आर्मी के बाद में अगर वो रिटायर होता है, जैसे कि आपने सुना होगा सूबेदार हो गया, उसके बाद में लेफ्टिनेंट हो गया, अगर इस पोस्ट से रिटायर होते हैं तो उनको ये सब नाम दिए जाते हैं। तो अब ये यहां पर ये तो फौज में भी नहीं गया था, तो इसको कैप्टन क्यों कहते थे, ये यहां पर हालदार साहब को मतलब कि हालदार साहब को ये बात जाननी थी। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी क्यों प्राप्त नहीं कर सके, किस लिए नहीं प्राप्त कर सके, कि यार वो जान क्यों नहीं पाए, कि इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि
पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। पान वाले ने उनको बताया ही नहीं था कि क्या है, क्यों कैप्टन इसको कहा जाता है। तो इसीलिए इसका क ऑप्शन यहां पर एकदम से सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था। कि बाल गोविंद भगत जो थे, उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में उन्होंने क्या निर्णय लिया था। उन्होंने निर्णय लिया था कि उनकी जो बेटी, मतलब कि उनके जो बेटा था उसकी जो बहू थी, क्या बेटे की जो बहू थी उसका वो पुनर्विवाह करवा देंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग इसमें कहेंगे कि पतुहू का पुनर्विवाह करवाना, कि वो अपनी जो बेटे की पत्नी होती है उसको कहा जाता है पतुहू, और उसका पुनर्विवाह करवाने की उनकी इच्छा थी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि लेखक रामवृक्ष बेनपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे। कि यहां पर आप देख रहे हो कि लेखक है ना, बार बार एक ही चीज को हाईलाइट कर रहे तो यहां पर लेखक उनकी कौन सी बात को सबसे ज्यादा यहां पर उनसे मुग्ध थे। तो यहां पर है कि उनके पहनावे पर। पहनावा तो उनका बहुत ही ज्यादा सादा था। आप देखना कि कोई भी जो ग्रेट पर्सन होते हैं, फिर चाहे से आप हमारी कंट्री के सबसे रिचेस्ट आदमी को देख लीजिए, अंबानी जी को देख लीजिए, और उसी के साथ में आप चाहे से टाटा बिरला को देख लीजिए, कोई भी अगर रिचेस्ट पर्सन है तो आप देखेंगे कि इनका जो पहनावा है वो बड़ा ही सीधा साधा और बड़े ये प्लेन रहना पसंद करते हैं। भले ही चाहे से इनके एक सूट की कीमत 10-12 लाख हो, लेकिन ये प्लेन ही रहना प्रेफर करते हैं। तो ये यहाँ पर एक तो इनकी तो ये खासियत ही नहीं थी, दूसरी था कि व्यवहार के ऊपर थे या फिर उनके मधुर गान के ऊपर। तो बार बार आप देखेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो बार बार उनका जो मधुर गान है उसके ऊपर फिदा थे। तो इसीलिए यहां पर क्या बोलेंगे कि जो ग ऑप्शन इसके लिए एकदम से सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेखक है वो उनके मधुर गान के ऊपर फिदा थे। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का विकल्प आपको चुनना है। तो सबसे पहले जब आप पढ़ो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सी कविता है और किस कविता के बारे में इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें सिंपल सा आपको बस यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी कविता है। भाई साहब, अगर आपको ये पता लग गया कि ये कौन सी कविता है या फिर कौन सी पोयम से क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको बहुत ही ज्यादा आराम से कर सकते हो। अब इसके बाद में हम इसके सीधे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास में इतना टाइम नहीं है। तो हमारे पास में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा। कि परशुराम, जब आपने याद होगा कि जो राम जी हैं, राम जी ने क्या किया था कि धनुष तोड़ दिया था। ठीक है, धनुष तोड़ दिया। तो उसके बाद में परशुराम जी जो हैं उनको अब बहुत ज्यादा वो गुस्से के अंदर थे, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा था। तो जब उनको गुस्सा आ रखा था तो राम जी ने ऐसा क्या किया कि वो शांत हो गए। और देखो राम जी, अगर आप कभी भी एक तरीके से आपको अगर ये हो कि आपको भी गुस्सा आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यार अभी मैंने नहीं पढ़ा है, तो एक काम करना, कभी भी है ना, अगर ऐसा लगे ना कि थोड़ा लो फील करो तो बस एक बार भगवान का नाम ले लेना, आपका सब कुछ एकदम से सही होने लग जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, इसका यहां पर क्या रहेगा कि यहां पर हम लोग बोलेंगे इसका आंसर क्या है, कि इसका आंसर ये होगा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। मतलब कि सिंपल सा आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने ना, जो राम जी थे उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैंने तोड़ा, उन्होंने ये कहा उनसे कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि स्वयंवर में जो धनुष टूटा गया था वह धनुष किसका था। किसका था वो धनुष? तो यहां पर जो हमारे पास में आंसर रहेगा वो रहेगा विष्णु जी का वो धनुष था, जिसको कि कोई भी नहीं उठा पाता था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीता माता जो थी वही उस धनुष को उठा पाती थी। उसको एक बार उठा देती, उसकी सफाई हो जाती, तो उनका जो स्वयंवर है उसको रचना था। तो उनके पिताजी ने एक शर्त रखी कि जो इस धनुष को उठा देगा, और वो हर किसी से उठता भी नहीं था, तो यहां पर जो उठा देगा उनसे उनका विवाह हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए। कि जो शिव जी का धनुष था उससे परशुराम जी क्रोधित क्यों हुए थे। तो यहां पर हम बोलेंगे इसका आंसर ये होगा कि जैसे कि मान लो कि आप किसी के ना, आप क्या कर रहे हो, आप किसी को बहुत ज्यादा मानते हो। ठीक है, जैसे कि आप भगवान के अंदर बहुत ही ज्यादा मानते हैं। ठीक है, अब भगवान के अंदर आप बहुत ही ज्यादा मानते हैं तो उनकी जो चीजें हैं वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। तो अगर उनकी चीजों को कोई हानि होगी तो आपको
क्रोध आएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो परशुराम जी है ना, परशुराम जी क्या है कि वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं। अब जब शिव जी का धनुष ही तोड़ दिया गया तो क्या गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा भाई साहब। अगर हमारा कोई एक मन पसंदीदा पेन हो, उसको अगर कोई तोड़ दे तो भी गुस्सा आ जाता है। तो उन्होंने तो उनके जो शिव जी हैं उनके यहाँ पर क्या कर दिया, उनका धनुष तोड़ दिया, तो गुस्सा आना तो था। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव जो धनुष था वो काफी ज्यादा प्रिय था। और फिर इसके बाद में आता है अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भृगुकुल क्रेतु किसे कहा गया है? तो यहां पर हमें ये याद रखना होगा, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परशुराम को यहां पे कहा गया है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? कि ऐसा कौन सा शत्रु है जिससे कि उन्होंने उसकी तुलना की थी? तो उन्होंने उसकी तुलना की थी सहस्बाहु से। सहस्बाहु जो उनका एक दुश्मन था उससे उनकी तुलना की थी। तो इसीलिए इसका ख ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक बार पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे आंसर आने वाले हैं। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? कौन है? गोपियों को क्या लगता है कि किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो भैया गोपियां किसकी भक्ति करती हैं? वो करती हैं श्री कृष्ण की। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्री कृष्ण ने। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने जो है वो राजनीति सीख ली है और वो इसीलिए उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? कि वो किसको भाग्यशाली कह रही हैं? तो व्यंग्य किसके ऊपर कस रही हैं? वो कस रही हैं उद्धव के ऊपर। और भाग्यशाली किसको कह रही हैं? वो कह रही हैं उद्धव को। तो यहां पर इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ख ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट हो गया। इसके बाद में जो क्वेश्चन हैं ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनको मैंने आपको पॉइंट्स में लिखना सिखाया, तो आप ध्यान से देखना कि आप हिंदी के अंदर किस तरीके से पॉइंट्स में आंसर को लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कि फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। ये एक स्टेटमेंट है जिसको कि आपको आ सकता है कि इसको आप जैसे कि इसके अंदर आते हैं ना इंग्लिश के अंदर कि जस्टिफाई कीजिए, वैसे यहां पर है। तो इसमें हमसे आगे कहा गया है कि लेखक के इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था। कि फादर किस तरीके से जो सन्यासी होते हैं उनसे अलग थे। तो हम लोग इसके अंदर बोलेंगे सबसे फर्स्ट कि सन्यासी के परंपरागत स्वरूप में मोह त्याग कर समानता समाज से पालन करने जाने की प्रवृत्ति होती है। कि सिंपल से जो भी सन्यासी बनते हैं वो समाज में जितना भी मोह है उसको छोड़ करके यहां पर क्या करते हैं, एक सन्यास को अपनाते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि फादर कामिल बुल्के द्वारा परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा की स्थापना की गई थी। कि यहां पर जो फादर कामिल बुल्के हैं इन्होंने परंपरागत जो सन्यासी होते हैं उनसे अलग एक नई परंपरा को स्थापित किया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन परिजनों के प्रति मोह, प्रेम व अपनत्व उनमें था। जैसे कि जो सन्यासी होते हैं वो अपने परिवार से भी नहीं मिलते हैं, वो अपने जो है अपनों के साथ में भी उनका कोई भी मोह नहीं होता है। तो ये सब चीजें होती है। लेकिन जो बाल गोविंद मतलब कि कौन है, फादर कामिल बुल्के, इनमें ऐसा नहीं था। इन्होंने क्या था कि इनके जो परिजन थे उनसे भी इनको प्रेम और मोह था, तो इसीलिए ये सन्यासी नहीं थे। जबकि इनका संकल्प सन्यासी का था लेकिन ये मन से नहीं थे। फिर उसके बाद में आता है कि परिजनों के घर पर समय समय पर आना जाना, संकट के समय सहानुभूति रखना, उन्हें धैर्य बांधना आदि ये सब बताता है कि जो हमारे जो फादर कामिल बुल्के हैं वो संकल्प से सन्यासी थे पर वो मन से नहीं थे। तो आप इसके अंदर एक तरीके से आप इसको ये लिख सकते हो कि आप इसका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखते टाइम आप इसमें बोलेंगे कि जो फादर, देखो मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं कि फादर कामिल बुल्के, ठीक है, ये आपको लिख देना है फादर कामिल बुल्के संकल्प से इस प्रकार, ठीक है, मन से सन्यासी नहीं थे इस प्रकार, ठीक है। फिर इसके बाद में आप इसको लिखना, मतलब कि एक तरीके से आपकी ये लाइन यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। एक आपको जैसे कि इंग्लिश के अंदर लिखते हो ना हेडिंग, वैसे यहां पे एक हेडिंग लिखनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में हमसे कहा गया है कि फादर की उपस्थिति, यहां पर क्या कहा गया है कि फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती है, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। कि यहां पर जो फादर हैं उनकी उपस्थिति ऐसा क्यों लगता है कि वो एक
देवदार के पेड़ की छाया की तरह हैं। तो हम लोग इसमें कहेंगे कि सबसे पहला तो यह है कि मानवीय गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व वह सबके लिए कल्याण की कामना। जो फादर थे उनका जो व्यक्तित्व था वो था गुणों से भरपूर था, वो सभी को चाहते थे कि सभी का कल्याण हो। फिर सेकंड आता है कि परम हितैषी के समान सभी लोगों को आशीर्वचनों के से सरोवर कर देना। मतलब कि सिंपल सा ये है कि उनके मन में कोई भी पाप नहीं था, कोई भी अगर उनको मिले तो वो उनको अच्छे वचन दे करके उनको संबोधित करते थे, अच्छे से उनको कहते थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि भरपूर वात्सल्य से भरी हुई नीली आंखों में तैरता अपनापन, और उनको हर कोई अपना ही लगता था। ये वाला जो पॉइंट है इसको याद रखना, इसमें याद रखोगे भरपूर वात्सल्य से भरी नीली आंखों में तैरता अपनापन। फिर इसके बाद में जो अगला आता है, अगले में हमसे कहा गया है कि उपयुक्त कारणों से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती है। तो ये आप इसमें लास्ट में भी लिख सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि निम्नलिखित कारणों की वजह से जो फादर हैं उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के जैसी लगती है। फिर उसके बाद में आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है, कि जो सनक होती है ना, क्या वो सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटीक उदाहरण द्वारा आप अपने विचार को प्रकट कीजिए। तो आप इसके अंदर बोलेंगे सबसे पहले कि जो सनक अर्थात धुन या पक्का होना, जैसे कि धुन होती है ना, आप लोगों में भी धुन है कि यार मेरे को 95 लाना है, 95 लाना है, तो यही होता है सनक। लगन हो गई, मेहनत होगी तथा ईमानदारी से काम करने की सनक सकारात्मक हो सकती है। जैसे कि कई लोगों को होता है कि उनको लगन से काम करना होता है, उनको मजा आता है, चाहे से 12, 1, 2, 3 जितना भी टाइम करवा लो, उनसे 7 दिन में काम करवा लो, वो थकते नहीं है, उनको मेहनत करना पसंद है। ईमानदारी की जो सनक है ये एक सकारात्मक सनक है। और फिर इसके बाद में आता है कि वैज्ञानिक महापुरुषों तथा समाज सेवियों के उदाहरण हैं यहाँ पर। जैसे कि जो वैज्ञानिक होते हैं, भैया वैज्ञानिकों की मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वो देता हूँ आइंस्टाइन का। तो आइंस्टाइन जो थे वो क्या करते थे भाई साहब, 7 दिन तक वो कंटिन्यू पढ़ते रहते थे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो कंटिन्यू पढ़ते ही रहते थे। हम तो पढ़ते हुए थक जाते हैं, लेकिन वो 7-7, 8-8 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलते थे भाई, पढ़ते रहते थे। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेते होंगे, लेकिन वो इतना कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई करते थे। उनके अंदर एक सनक थी कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो यही उनके अंदर सनक थी। और फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, अगले में कहा गया है कि आजादी के मत वाले क्रांतिकारी, सामाजिक बुराइयों को समूल नष्ट करने वालों को ठानने वाले समाज सुधारक की, जैसे कि जो आजादी के लिए जो मत वाले क्रांतिकारी, जैसे कि भगत सिंह हो गए। भगत सिंह जो थे उनको एट द एज ऑफ 18 उनको वहां पर फांसी मिल, मतलब आई थिंक कि 21 या फिर 18 में कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, उनको फांसी मिल गई थी। तो उनके अंदर एक जोश था कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करके जाना है। और फिर इसके बाद में अगला आता है, इसमें कहा गया है कि पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी जैसे सकारात्मक सनक वाले व्यक्ति के उदाहरण हैं आपके पास में। इनसे कोई सा भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि लखनवी अंदाज शीर्ष को सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई भी शीर्षक दे दिया जाएगा, उसको सिद्ध कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का नहीं, किसी भी चैप्टर का आ सकता है, तो आप इसमें लिखेंगे। सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है कि लखनवी अंदाज शीर्ष की सार्थक सकारात्मकता इस प्रकार से है। एक लाइन ये होगी। फिर इसके बाद में आप इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे कि विषय वस्तु से शीर्ष में पूरी तरह मेल खाने में ही शीर्ष की सार्थकता है। और फिर इसके बाद में सेकंड है कि लखनवी अंदाज शीर्षक की कथा से पूर्णतः संबंधित है, कि भैया जो भी कथा है उसके साथ में ये जो हमारा है मतलब कि टाइटल है, ये उसकी पूरी कहानी के साथ में रिलेट हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट आता है कि झूठी नवाबी शान, दिखावा, सनक, नजाकत आदि का वर्णन इसमें किया गया। आप सिंपल सा ये भी लिख सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उस चैप्टर के बारे में लिख के आ जाना कि क्या उस चैप्टर के अंदर हुआ था, कैसे हुआ था, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि लेखक को दिखाने के लिए खीरे को फांकों को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकने वाली घटना आदि का उल्लेख किया गया है। ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट आपको घटना याद आ रही हो, जैसे कि वो हालदार साहब वाले का अगर आ जाए, तो हालदार साहब वाले के अंदर आप बता सकते हो कि उसके अंदर वो किस तरीके से जो है पान वाला था, उसने उनका मजाक उड़ाया था, जिससे कि हालदार साहब दुखी हो गए थे। तो इस तरीके से आप यहां पर ये सब चीजें लिख सकते
सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए, कि जो हमारी उत्साह कविता है उसका आप जो शीर्षक है उसको कीजिए स्पष्ट। तो हम बोलेंगे कि उत्साह कविता के शीर्षक को सार्थकता तर्क मतलब कि इस प्रकार से है। तो यहां पर हम लोग इसमें सबसे फर्स्ट में लिखेंगे कि उत्साह कविता एक आवाहन गीत है। एक वो क्या है, एक आवाहन गीत है। फिर सेकंड आता है कि कविता समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार करने वाली उद्देश्यपरक सर्जन से प्रेरित है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है। अगले पॉइंट में कहा गया है जैसे कि क्या क्या हो रहा था, वो हो रहा था बादल की गर्जन एवं क्रांति के माध्यम से लोगों के जीवन में उत्साह का संचार। फिर सेकंड आता है कि प्रकृति में नव जीवन का समावेश, क्रांति चेतना का शंखनाद आदि शीर्षक को सार्थकता के आधार हैं। बेसिकली इसमें क्या क्या था वो हमने लिख दिया है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये सब कुछ इसके शीर्षक के आधार हैं। बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे कहा गया कि माता का आंचल पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर। आपको बेसिकली बताना है कि पहले क्या होता था और आज के बचपन में क्या हो रहा है, और क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपन के जीवन मूल्यों पर पड़ता है। तर्क सहित आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले जो बच्चे थे वो बाहर खेलते थे, खेत वगैरह में खेलते थे, लेकिन अब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में और अपने घर में सिमट करके रह जाते हैं। उनको एक्सबॉक्स मिल जाता है, उनको PS5 मिल जाता है, वही गेम खेलने में उनको मजा आता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहला सेंटेंस यही लिखेंगे कि खेल खिलौने व खेलने के स्थान में अंतर। पहले खेत खलियान व खुले में खेलने की जगह बचपन अब जो है अपने घर में सीमित रह गया है। और फिर इसके बाद में अगला आता है कि पहले बचपन का संयुक्त परिवार का प्रेम व स्नेह मिलना। भैया पहले पूरी पूरी एक जॉइंट फैमिली होती थी जिसके अंदर की चाचा होते थे, ताऊ होते थे, उनके बच्चे होते थे, बहुत सारा, मतलब कि आप बोल सकते हो कि 30-40 लोगों को एक बहुत बड़ा परिवार होता था। अब इतना बड़ा परिवार है तो लोग सीखते थे कि किस तरीके से रहना है। अलग अलग उनको स्नेह मिलता था। अलग अलग जो चाचा हैं, चाचा उनको डांटते थे, उनके जो दूसरे चाचा हैं वो उनको अच्छे से रखते। तो भैया बहुत कुछ होता था, जैसे कि बड़े पापा हो गए। तो ये सब जो हैं ये सब यहाँ पर मिसिंग है। क्यों? क्योंकि अब एकल परिवार में कामकाजी माँ बाप के जाने के बाद में एकाकी पीपल, मतलब कि सिंपल सा ये है कि अब बच्चे हैं ना सिंपल से न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रहते तो उनका उतना विकास नहीं हो पाता। फिर इसके बाद में अगला आता है कि पहले बड़ों के प्रेम के साथ साथ संस्कार मिलना। अब माता पिता की व्यवस्था से संस्कार में गिरावट होना। पहले क्या होता था कि जैसे कि दादा दादी होते थे, वो क्या होते हैं कि वो कहानी सुना करके बच्चों को संस्कार देते कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से क्या होता है। तो ये सारे के सारे जो संस्कार हैं वो दादा दादी देते थे, लेकिन अब क्या है, दादा दादी साथ में नहीं रहते, तो क्या हो रहा है कि संस्कार में यहाँ पे गिरावट आ रही है। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि बादल घिर गए और वर्षा होने लगी। क्या हुआ? बादल घिर गए और वर्षा होने लगी। तो यहां पर आप लोग अभी मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। चलो ABCD में बता दो। ABCD क को A, B को B और C D, जिसमें से क्या आंसर होगा बहुत ही ध्यान से सुनो। ये बादल घिर गए और उसके बाद में क्या है, वर्षा होने लगी। याद करो कि दो सेंटेंस अलग अलग है और ये जुड़ रहे हैं। तो ये जुड़ किससे रहे? ये रहे और शब्द से। और शब्द जहां पर होता है वहां पे क्या होता है, वो होता है हमारे पास में संयुक्त वाक्य। इसीलिए इसका ग ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा, मतलब C ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य छांटे। मिश्र वाक्य आपको बताना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, मिश्र वाक्य के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? हमारी कंडीशन ये होती है कि एक जो है उसके ऊपर दूसरा डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि अलग अलग वाक्य होने चाहिए। एक प्रधान होना चाहिए और एक उसके अंदर आश्रित होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले अवीन आई और पढ़ने बैठ गई, मतलब कि अवीन आई और पढ़ने के लिए बैठ गई। तो यहां पर एक शब्द हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है और क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संयुक्त वाक्य। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है यहां पे कि दूध पीकर सो गए, बच्चे दूध पी करके सो गए। तो ये तो सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है, ना कोई दो सेंटेंस है, सिंपल है, तो ये सरल वाक्य हो गया। फिर इसके बाद में कि अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, कि अध्यापक के सामने सभी लोग शांत रहते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक सिंपल है, इसके अंदर ना कोई अलग से क्रिया है, ना कोई इसके अंदर दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। फिर इसके बाद में अगला जो आता है, अगले के अंदर कहा गया है जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो।
कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो इसीलिए भैया घ एकदम से सही है, क्योंकि इसके अंदर दो सेंटेंस है अलग अलग हैं कि जो झूठ बोलते हैं, मतलब कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, कि एक जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम्हें ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है कि आनंद 4 दिन गांव में रहा और वह सबका प्रिय हो गया। एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको कहा गया कि इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतर कीजिए, कि आपको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है कि दो वाक्यों को हम लोग किसी एक जो संयोजक शब्द है उससे हम लोग उसको रिलेट कर दें। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कि आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो शब्द है वो है और से क्या हो रहा है कि दोनों सेंटेंस जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा, का ऑप्शन इसका एकदम से सही हो गया। फिर इसके बाद में आता है इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि वह पुस्तक कहां है जो कल खरीदी थी। वह पुस्तक कहां है जो कल खरीदी थी। तो यहां पर अलग अलग है ना, कि सबसे पहले एक है यहां पर प्रधान और दूसरा है यहां पे उपवाक्य। तो यहां पर इसमें बोला गया है कि रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए, कि इसका भेद क्या होगा। तो इसका भेद क्या है कि यहां पर इसमें ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि जो कल खरीदी थी। तो यहां पर बेसिकली कहा गया है क्रिया के बारे में बात करी गई। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है कि जो कल खरीदी थी ना उसके बारे में बताओ। और फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में सरल वाक्य, कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है यार, ये तो तुम लोग ही बताओगे। जल्दी से इसका कमेंट करो कि भैया 5th वाले का आंसर क्या है, ए है, बी है, या फिर सी है, या फिर डी है। देखो पढ़ो और एकदम से इसका आंसर आना चाहिए और इसमें गलती नहीं करनी है तुम्हें। देखो अब मैं बताता हूं, मतलब करो पहले उसके बाद में मैं बताता हूं। तो देखो इसमें कहा गया कि जैसी वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। क्या हुआ, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लग गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो क्या हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। दूसरा है कि वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लग गए, तो दो अलग अलग सेंटेंस इनको जोड़ा गया। फिर इसके बाद में है कि वर्षा होते ही मोर नाचने लग गए। ये एकदम से सही स्टेटमेंट है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ग ऑप्शन, एकदम से सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट है। वो जो होता है यहां पे होता है हमारे पास में भाववाच्य। अब जैसे कि सबसे पहला हमारे पास में क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। इसमें कहा गया कि पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, कि भैया पर्यटक जो हैं वो हमारी तीर्थ यात्रा करेंगे। तो अब ध्यान से देखो कि की जाएगी, क्रिया देखो कि की जाएगी। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी क्रिया है उसको देख करके हमने पता लगा लिया कि ये कैसा होगा, ये होगा कर्म वाच्य। तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर देंगे, वो देंगे ग ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हालदार साहब ने पान खाया। क्या किया, हालदार साहब ने पान खाया। अब हमसे कहा गया कि उपयुक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो यहां पर क्या होगा कि हमें कर्म को ज्यादा प्रधानता देनी, इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया होनी चाहिए। तो जब आप इसमें पढ़ोगे, सबसे पहले कहा गया है कि हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है। गलत है भाई, एकदम ही गलत है, इतना भी कोई गलत होता है। फिर सेकंड है कि हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता। भैया हमें भावनात्मक में, मतलब कि भाववाच्य में थोड़ी करना है। फिर सेकंड आता है कि हालदार साहब पान खा रहे हैं। ना ना ना, ये भी गलत है। अब इसके बाद में जो है ये वाला सही स्टेटमेंट है वो ये है कि हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। यहां पर ध्यान से देखो, कर्म है उससे फीलिंग आ रही है ना कि हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। ठीक है, देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। मतलब कि पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उपयुक्त वाक्य को आप भाववाच्य में करो, कि भाव के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, फीलिंग लानी है इसके अंदर, फीलिंग। तो अब फीलिंग कैसे आएगी इसके अंदर, फीलिंग जो लाने के लिए क्या करना होगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फीलिंग आ जाएगी। इसमें आएगा कि पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके। वो फीलिंग नहीं आ रही ना, उड़ सके। यहां पर इसके अंदर फीलिंग आएगी कि पक्षी से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। कि मतलब एक आप है ना उसको लाचार दिखाओ कि ऐसा नहीं किया गया, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो ये जो होता है ये होते हैं एकदम से करेक्ट। इसीलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट होने वाला है कि पक्षी से बाग छोड़कर नहीं गया, मतलब कि नहीं उड़ा गया।
और अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से करत वाच्य वाला वाक्य छांट, ठीक है, आपको करत वाच्य वाला वाक्य छांटना है। तो यहां पर इसमें सबसे पहले कहा गया है कि छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, कि मतलब छात्र थे उन्होंने सभी का स्वागत किया। तो यहां पर ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि आपने ध्यान से देखो, इसके कर्ता है और क्रिया का बीच में रिलेशन नहीं हो रहा है। फिर दूसरा है, यहां पर बोला गया कि छात्राओं ने सभी का स्वागत करवाया गया, मतलब कि छात्राओं से सभी का स्वागत करवाया गया। तो ये उधर की तरफ जा रहे, कर्म वाच्य की तरफ, यहां पे नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन जो अगला स्टेटमेंट है जो कि छात्राओं ने सभी का स्वागत किया, क्या किया, छात्राओं ने सभी का स्वागत किया। तो इसलिए यहां पर जो सही क्वेश्चन हो जाएगा और जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब ग ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है, कि कौन सा भाववाच्य का एकदम से करेक्ट हमारे पास में स्टेटमेंट रहेगा। तो देखो, आपको यहां पर भाववाच्य से रिलेटेड पूछा गया है, तो एकदम से आपको जिसमें एक पढ़ते फीलिंग आ जाए ना वो सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर आप फीलिंग से करोगे ना तो फीलिंग से आप इन क्वेश्चंस को, भावनात्मक वाले हैं, इनको कर सकते हो। तो इसमें कहा है कि आओ वहां बैठ जाओ, फिर इसके बाद में अगला है कि आओ वहां बैठ जाएं, मतलब कि एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर कि आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि आओ वहां बैठ जाएं, तो इसके अंदर हम लोग इसे बोलते हैं, ये जो इसके लिए ख ऑप्शन एकदम से करेक्ट